From 12th of June, the first news was about declining the sex ratio. तो सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो रहा है एंड दैट इज़ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने रीट्रेट किया है नीड फॉर द स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ द प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994। तो इसका स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। इसको अपन कहाँ पे यूज़ करेंगे? जब एथिक्स का केस स्टडी हम करते हैं ना, कि एक ऐसा केस स्टडी दिया हुआ था जहाँ पर प्री नेटल चेकअप या फिर सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्सन किया जा रहा था, तो वहाँ पे ये एक्ट हम मेंशन कर सकते हैं कि वे फॉरवर्ड में कि स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट किया जाना चाहिए PNDT एक्ट का। ठीक है, तो उसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए कि प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक डायग्नोस किया जा रहा है ना, और इससे जेंडर का पता लग जाता है। तो इसका स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट होना चाहिए। हाईलाइटिंग द कंटिन्यूइंग प्रेवलेंस ऑफ द सेक्स सिलेक्शन प्रैक्टिसेस लीडिंग टू द इम्बैलेंसेस इन द सेक्स रेशियो, क्योंकि कंटिन्यूड प्रेवलेंस है सेक्स सिलेक्शन प्रैक्टिसेस का, दैट्स वाई दैट इज़ लीडिंग टू द इम्बैलेंसेस इन द सेक्स रेशियो। रीजंस क्या है इन्वर्टेड सेक्स रेशियो का? क्यों इन्वर्टेड सेक्स रेशियो अपन को देखने को मिल रहा है? क्योंकि एक तो पेट्रियार्कल सन प्रेफरेंस है, होता है कि सन को ही इंडियन सोसाइटी है वो प्रिफर करती है बिकॉज ऑफ द पेट्रियार्कल नेचर ऑफ सोसाइटी। देन मैरिज का कस्टम होता है, अगर लड़की पैदा होगी तो फिर उसका शादी करना होगा, है ना, तो एज अ कस्टम परफॉर्म करना होगा एंड फिर लड़की को दूसरे घर जाना ही होगा, तो फिर वो और उसके साथ डाउरी भी एसोसिएटेड है एक कस्टम के रूप में। देन सिस्टमेटिक जेंडर इनइक्वालिटी, तो जेंडर इनइक्वालिटी भी है सोसाइटी में। फिर मिसयूज़ ऑफ द टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ किया जा रहा है। फिर लैक ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ, जो लॉ हमारे पास है लेकिन उनका इन्फोर्समेंट प्रॉपरली हो नहीं रहा है। तो क्या क्या हो रहा है? पेट्रियार्कल सन प्रेफरेंस, डीप रूटेड जेंडर नॉर्म्स असाइन ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक वैल्यू टू द वॉइस। तो जो डीप रूटेड जेंडर नॉर्म्स है कि लड़की ये करेगी एंड लड़का ये काम करेगा, तो पहले से ही बाय बर्थ ही उनका काम असाइन कर दिया जाता है। ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक वैल्यू दिया जाता है बॉयज़ को, reinforced by the expectations of the old age support, एंड यही चीज़ वापस से रीइंफोर्स होती है कि इस एक्सपेक्टेशन में कि जो लड़का है वो ओल्ड एज सपोर्ट देगा अपने पेरेंट्स को, और वहीं पे जो लड़की है उसका तो मैरिज होके वो दूसरे घर चले जाएगी तो वो एज ओल्ड सपोर्ट नहीं देगी। अरे मैं कनेक्ट करना ही बोल रही थी। अच्छा, तो ओल्ड एज सपोर्ट है वो लड़का ही देगा, इसलिए ज़्यादा उसको वैल्यू अटैच किया जाता है बॉय के लिए, है ना। तो पेट्रियार्कल सन प्रेफरेंस। देन मैरिज कस्टम डाउरी एंड दी पेट्रीलोकली इंक्रीज दी परसीव्ड इकोनॉमिक बर्डन ऑफ द डॉटर्स एंड रिड्यूस देयर रोल इन दी फैमिली सपोर्ट। मैरिज कस्टम में क्या हो जाएगा? डाउरी एंड पेट्रीलोकैलिटी इंक्रीज कर देता परसीव्ड जो इकोनॉमिक बर्डन है उसको ऑफ दी डॉटर्स का, एंड रिड्यूस देयर रोल इन दी फैमिली सपोर्ट में उनका रोल भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। फिर सिस्टमिक जेंडर इनइक्वालिटी, persistent discrimination and unequal opportunities for the women perpetuate skewed sex ratios, क्योंकि लंबे समय से ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता आ रहा है एंड अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है वुमेन को, इसके कारण क्या हो जाता है? स्क्यूड सेक्स रेशियो हो जाता है, ये परपैचुएट होता रहता है। इंडिया की जो रैंकिंग है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, अभी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन निकलता है? जहाँ तक मुझे याद है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो निकलता है, एंड वहाँ पर हमारी जो रैंकिंग है वो स्लिप हो चुकी है टू 129 से लेकर 131, तो ज़्यादा बड़ा रैंक है, तो दैट इज़ मैटर ऑफ कंसर्न ना। 131 में है हम अपन, और टोटल 148 कंट्रीज़ हैं, इंडिकेटिंग कंटिन्यूइंग जेंडर इनइक्वालिटी को दिखा रही है। मिसयूज़ ऑफ द टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ किया जाता है, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक से फैसिलिटेट करता है सेक्स डिटर्मिनेशन एंड द फीमेल फर्टिसाइड। ठीक है, तो क्योंकि पहले से ही सेक्स को डिटरमाइन कर दिया जाता है, तो और जैसे ही पता चलता है कि वो लड़की है तो क्या होगा? फीमेल फर्टिसाइड, है ना। देन जब मतलब फीटस वाले कंडीशन में रहता है ना बेबी, उसी के टाइम पे ही मार दिया जाता है मेडिसिन खिला के। तो टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ किया गया जहाँ पर डायग्नोस कर लिया गया प्री नेटल टेक्निक से, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक से। देन लैक ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ, जो इन्फोर्समेंट है लॉ का वही लैक कर रहा है। इवन जो स्ट्रिक्ट प्रोविजंस है अंडर भारतीय न्याय संहिता एंड अर्लियर
IPC देयर इम्प्लीमेंटेशन रिमेन्स अंडर यूटिलाइज्ड, इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है इन एक्ट्स का वो यूटिलाइज नहीं किया जाता प्रॉपरली, एंड देयरफॉर सेक्स रेशियो इज़ नॉट इम्प्रूव्ड एज एक्सपेक्टेड, और इसलिए क्योंकि एक्ट हमको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता तो क्या होगा, अभी भी सेक्स रेशियो है वो इम्प्रूव नहीं हुआ है जितना एक्सपेक्ट हम कर रहे थे कि इम्प्रूव होना चाहिए था। सेंसस फिगर्स showed a fall from 945 girls per 1000 boys in 1991 to 927 in 2001 and further to 919 in 2011। तो वही डिक्लाइनिंग ट्रेंड अपने को देखने को मिल रहा है सेंसस फिगर्स से भी, है ना। और ये तो पता ही है कि 1000 बॉयज़ में कैलकुलेट किया जाता पर 1000 बॉयज़। एंड देन क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, तो क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस के बारे में इंफॉर्मेशन है। क्रूड ऑयल इंडिया में कहाँ कहाँ पर मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, इंडिया हैज़ 672.07 मिलियन टन्स ऑफ एस्टिमेटेड रिजर्व्स, इंडिया के पास इतना रिजर्व है, लगभग 670 याद रख सकते हैं, 670 मिलियन टन्स, वैसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया के पास क्रूड ऑयल का रिजर्व है, ये पता होना चाहिए। प्राइमरली कंसनट्रेटेड है कहाँ पर, तो अगर इंडिया का ये देखें तो वेस्टर्न ऑफ शोर रीजन, मतलब शोर पे नहीं, ऑफ शोर रीजन में 31%, ये तो पढ़ा ही था मुंबई हाईफील्ड, है ना। तो मुंबई हाईफील्ड है, वहाँ पर देखने को मिलता है कहाँ कितना परसेंटेज है, 31%। एंड देन स्टेट विद द लार्जेस्ट रिजर्व, कौन कौन से स्टेट है जहाँ पे क्रूड ऑयल का लार्जेस्ट रिजर्व है, तो असम। अब असम में होना भी चाहिए क्योंकि इधर देखो कितने ज़्यादा पेड़ पौधे, और वहाँ पर ये वाली जो एक्टिविटी है जिससे क्रूड ऑयल बनता है वो हो सकती है ना, क्योंकि ज़्यादा पेड़ पौधे वही दब जाएंगे, और उसके बाद फिर एक्सट्रीम प्रेशर, हीट, इन सब के कारण क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा क्रूड ऑयल में, है ना। तो उसी के कारण हुआ का बनेगा। देन आसाम है, वहाँ पे 21% हमको क्रूड ऑयल का रिजर्व देखने को मिलता है, एंड देन फॉलोड बाय दी राजस्थान एंड गुजरात। तो आसाम, फिर राजस्थान एंड गुजरात। अब यहाँ पर भी क्यों, क्योंकि जो हिस्टोरिकल टाइम पीरियड पे ये तो पूरा लस ग्रीन फॉरेस्ट हुआ करता था, बाद में ये डेजर्ट वाले कंडीशन में है ना, तो इसलिए वहाँ पर भी अपने को मिल जाता है क्रूड ऑयल का रिजर्व। तो असम याद रखना, राजस्थान एंड गुजरात। असम का जो प्रोमिनेंट ऑयल फील्ड कौन कौन से हैं, दिग्बोई जो कि ओल्डेस्ट है, तो दिग्बोई नाम सुना हुआ लगना चाहिए, है ना, दिग्बोई ओल्डेस्ट है। देन नाहर, काटिया, रुद्र सागर, लखवा, लखमानी, ये सारे असम की जगह क्रूड ऑयल रिजर्व्स के। देन राजस्थान में तो बाड़मेर वाले रीजन में, गुजरात में तो अंकलेश्वर, खंभात और लुनेज फील्ड, कलोल, महसना, आलियाबेट एक्सेट्रा। आलियाबेट भी कहाँ की जगह, गुजरात की जगह, ठीक है। देन कंजम्पशन, इंडिया इज़ दी वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द ऑयल एंड 4th लार्जेस्ट रिफाइनर, 3rd लार्जेस्ट इम्पोर्टर। तो तीसरे नंबर पे हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तीसरे नंबर पे हम सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो क्रूड ऑयल है उसको 3rd नंबर पे सबसे ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, बट रिफ़ाइन करने में हम 4थे नंबर पे हैं, क्योंकि रिफ़ाइनिंग में और ज़्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए, तो इसलिए रिफ़ाइनिंग में हम 4th नंबर पे, बाकी में थर्ड है, ठीक है। नेचुरल गैस की बात करें तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन 51.4% ऑफ द टोटल गैस सप्लाई इज प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली, ग्रॉस प्रोडक्शन वाज 31.11 BCM इन 2024। तो 51% टोटल गैस सप्लाई है वो प्रोड्यूस किया जाता है डोमेस्टिकली। कंपोजिशन क्या होता है, मेनली कंपोज ऑफ द मीथेन, नेचुरल गैस है तो उसमें मीथेन ही होगा ना, विद स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ द नेचुरल गैस लिक्विड्स एंड नैनो हाइड्रोकार्बन गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड दी वाटर वेपर। तो मेनली तो मीथेन होता है, बट स्मॉलर अमाउंट में हमको नेचुरल गैस लिक्विड्स मिल जाते हैं, नॉन हाइड्रोकार्बन गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। नॉन हाइड्रोकार्बन गैसेस, जैसे हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, जहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन दोनों का बॉन्ड हो, बट यहाँ पे देखो नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ठीक है। एंड देन एस्टिमेटेड रिजर्व कितने हैं, अराउंड 1000 बिलियन क्यूबिक मीटर है। द लार्जेस्ट रिजर्व आर इन दी वेस्टर्न ऑफशोर रीजन, अगेन इधर भी वेस्टर्न ऑफशोर वाले रीजन में, फॉलोड बाय दी ईस्टर्न ऑफशोर। तो वेस्टर्न ऑफशोर वाले रीजन में ज़्यादा नेचुरल गैसेस एज कम्पेयर टू दी ईस्टर्न ऑफशोर, ठीक है। इंडिया के कोस्ट के कंपैरिजन वाला भी याद रखना है। देन स्टेट विद द लार्जेस्ट एस्टिमेटेड रिजर्व कौन सा है, अगेन असम, इधर भी असम था, इधर भी जो स्टेट वाइज हम लोग देख रहे थे लार्जेस्ट रिजर्व, वहाँ पर भी असम ही था, ठीक है। मुंबई हाई फील्ड वो तो ऑफशोर रीजन था, है ना, मुंबई की बात स्टेट की बात करता तब तो महाराष्ट्र बोलता ना, बट वो तो मुंबई हाई फील्ड की बात कर रहा था, वो भी ऑफशोर था,
मेनलैंड में नहीं। देन श्री जगन्नाथ टेम्पल पुरी ओडिशा, वाइट पैगोडा बोलते हैं इसको। ये वाला IB में पूछा गया था कि वाइट पैगोडा किसको बोलते हैं, तो श्री जगन्नाथ टेम्पल पुरी ओडिशा वाइट पैगोडा। इसको कैसे याद रखेंगे, पूरे जगह में सबके सब लोग वाइट कपड़ा पहनते हैं, हाँ वाइट कपड़ा कभी ना कभी तो पहनते ही है करके याद रख सकते हैं। तो श्री जगन्नाथ टेम्पल पुरी, श्री जगन्नाथ टेम्पल पुरी ओडिशा वाइट पैगोडा। आर्किटेक्चरल स्टाइल कलिंगा आर्किटेक्चर, सब स्टाइल ऑफ द नागर नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। तो कलिंगा आर्किटेक्चर, कलिंग आर्किटेक्चर ऑफ ओडिशा, कलिंग ये तो पता होगा अशोक के टाइम पे। तो कलिंग आर्किटेक्चर का आर्किटेक्चर स्टाइल है। सब स्टाइल ऑफ द नागर, नागर वाला जनरली कहाँ पे, नॉर्थ इंडियन में देखने को मिलता है, टेम्पल आर्किटेक्चर का टाइप है ये। देन डाइटिस लॉर्ड जगन्नाथ इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड जगन्नाथ किनके इनकारनेशन है, लॉर्ड विष्णु के। सिस्टर देवी सुभद्रा एंड एल्डर ब्रदर लॉर्ड बालभद्र, होली ट्रिनिटी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लॉर्ड जगन्नाथ इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड विष्णु, सिस्टर देवी सुभद्रा एंड उनकी बहन सुभद्रा। तो लॉर्ड जगन्नाथ जो कि विष्णु भगवान का इनकारनेशन है, फिर सुभद्रा को याद रखना जो कि उनकी सिस्टर है, एंड लॉर्ड जगन्नाथ के बड़े भाई एल्डर ब्रदर लॉर्ड बालभद्र, ठीक है, होली ट्रिनिटी। तो ये कजन्स नहीं, आई मीन सिबलिंग्स है बेसिकली, है ना। तो लॉर्ड जगन्नाथ, फिर उनकी सिस्टर सुभद्रा, उनके बड़े भाई बालभद्रा, ठीक है, होली ट्रिनिटी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बिलीव्ड टू हैव बीन बिल्ट इन द 12th सेंचुरी सी में ये बनाया गया था बाय द अनंत वर्मन चोड़गंगा, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, देव ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। तो बेसिकली गंगा डायनेस्टी की अनंत वर्मन देव ने बनाया था, ठीक है, अनंत वर्मन देव गंगा डायनेस्टी के थे, उन्होंने बनवाया था जगन्नाथ टेम्पल, ठीक है। फिर यूनिक फीचर क्या है, पॉपुलरली बिलीव्ड दैट टेम्पल इज डिजाइन सच दैट इट्स मेन स्ट्रक्चर डज नॉट कास्ट अ विजिबल शैडो, कभी भी विजिबल शैडो नहीं क्रिएट करता ऑन द ग्राउंड एट एनी टाइम ऑफ द डे, दिन के किसी भी समय में वो शैडो, विजिबल शैडो नहीं बनना आता है ना। मेन स्ट्रक्चर ऐसे कास्ट किया जाता है कि ग्राउंड पे कभी भी किसी भी समय पर शैडो नहीं बनेगा। द आइडियल्स ऑफ द होली ट्रिनिटी आर कार्व्ड आउट ऑफ द वुड से बनाया जाता है रादर दैन दी स्टोन और दी मेटल आइडल्स, तो हर बार लकड़ी से बनाया जाता है ना। फिर क्या हो जाएगा, रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है इसका, वन ऑफ दी 4 चार धाम में से एक है, द्वारका, बद्रीनाथ, रामेश्वरम और जगन्नाथ, ठीक है। तो द्वारका, बद्रीनाथ, द्वारका, देन बद्रीनाथ, रामेश्वरम एंड देन जगन्नाथ, ठीक है। इसको कैसे और याद रख सकते हैं, द्वारका, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम, BDJR करके याद रख सकते हैं, BDJR। फिर कल्चरल सिग्निफिकेंस, द टेम्पल इज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड फेमस रथ यात्रा अट्रैक्टिंग मिलियंस ऑफ द डिवोटीज एवरी ईयर। फिर ट्रेडमार्क के बारे में है, इसको मुझे अलग से डालना था, इसी में डाल दिया मैंने, थोड़ा सेपरेट करते हैं इसको। ट्रेडमार्क्स, तो ट्रेडमार्क्स जैसे कि अपने को पता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। ट्रेडमार्क इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दैट प्रोटेक्ट्स डिस्टिंक्टिव वर्ड, कोई डिस्टिंक्टिव वर्ड है उसको भी प्रोटेक्ट करता है, लोगों को भी, सिंबल, फ्रेज और साइन यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश द गुड्स और सर्विसेज ऑफ एनी एंटिटी फ्रॉम द अदर्स। जैसे कि मैकडोनाल्ड का ऐसा करके कुछ है ना, तो सबका क्या है, अलग अलग सिंबल है, वर्ड भी ऐसे उन लोग क्या करते हैं, IPR राइट उनमें ले सकते हैं। द ट्रेडमार्क रजिस्ट्री एडमिनिस्टर्स द ट्रेडमार्क एक्ट, तो ट्रेडमार्क की एक रजिस्ट्री बनाई गई है जो एडमिनिस्टर करते हैं ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 एंड ट्रेडमार्क्स रूल 2017। इट फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन थ्रू दी मैड्रिड प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल है ये याद रखना क्योंकि UPSC पूछते जा रहे हैं इन सबको भी। तो मैड्रिड प्रोटोकॉल फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन थ्रू दी मैड्रिड प्रोटोकॉल ऑफ विच इंडिया इज़ अ मेंबर, जिसका इंडिया मेंबर है। इट फंक्शंस अंडर द कंट्रोलर जनरल ऑफ द पेटेंट्स, कंट्रोलर जनरल है पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क, CGPDTM, ठीक है। सेंट्रल जनरल ऑफ पेटेंट्स डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क, सेंट्रल जनरल ऑफ पेटेंट्स डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क विच आर अटैच्ड टू दी DPIIT के साथ अटैच्ड है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
टाइम पीरियड 10 साल के लिए होगा, कैन बी रिन्यूड अगेन, वापस से रिन्यू किया जा सकता है। एंड देन राम प्रसाद बिस्मिल, तो राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में क्या पढ़ेंगे, ये वैसे तो अपने स्टार्टिंग नोट्स में रहता है, लेकिन मुझे याद नहीं था कि कहाँ कहाँ के उनका पर्टिकुलरली की कंट्रीब्यूशन क्या है एक साथ में, तो मैंने लिख लिया ताकि मेंस वाले में अगर पूछे तो डायरेक्टली याद हो कि 6-7 कुछ पॉइंट लिख सके राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में। तो एसोसिएटेड थे, तो उनका कंट्रीब्यूशन है फ्रीडम स्ट्रगल में क्या कंट्रीब्यूशन था राम प्रसाद बिस्मिल का। एसोसिएटेड थे वो आर्य समाज से, ड्रीम इंस्पिरेशन फ्रॉम दी सत्यार्थ प्रकाश बाय दी स्वामी दयानंद सरस्वती। हमको ये तो पता था कि दयानंद है क्योंकि CBI से हमने याद रखा था, CID से याद रखा था कि जो दया है वो सत्य पे प्रकाश डालेगा, तो उनसे इंस्पिरेशन लिया था किन्होंने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, क्या करने के लिए, आर्य समाज से जब वो एसोसिएटेड थे तो, ठीक है। अच्छा, आर्य समाज ने इंस्पिरेशन लिया था सत्यार्थ प्रकाश बाय स्वामी दयानंद सरस्वती, और जो राम प्रसाद बिस्मिल थे वो आर्य समाज से एसोसिएटेड थे, ठीक है। देन मणिपुरी कंट्रोवर्सी लूटेड द गवर्नमेंट फंड्स टू फाइनेंस देयर मूवमेंट, तो मणिपुरी कंट्रोवर्सी जो थी ना, वहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल ने गवर्नमेंट के फंड को लूट किया था और क्या किया था, फाइनेंस किया था अपने मूवमेंट को, है ना। देन फाउंडेड दी मातृवेदी क्या है, रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको भी पता होना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है मातृवेदी, विद दी गेंदालाल दीक्षित। तो राम प्रसाद बिस्मिल एंड गेंदालाल दीक्षित दोनों ने मिलकर मातृवेदी को फाउंड किया था। देन HRA 1924 वन ऑफ द फाउंडर्स थे आचार्य के, अलॉन्ग विद दी सचिंद्रनाथ सन्याल एंड जादूगोपाल मुखर्जी, ठीक है। सचिंद्रनाथ सन्याल एंड जादूगोपाल मुखर्जी के साथ राम प्रसाद बिस्मिल, इन तीनों ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया था। तो HRA को किसने बनाया था, S से याद रखना, सचिंद्रनाथ सन्याल, और राम प्रसाद बिस्मिल, तो R से हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल, एंड H की जगह उसको HIJ करके याद रख लेंगे तो जादूगोपाल मुखर्जी, ठीक है। तो HRA है ना, ऐसे क्यों लिख दिया, HRA, ठीक है। तो R से राम प्रसाद बिस्मिल, अब तो कैसे याद रखेंगे, H की जगह तो जादूगोपाल याद रखना है, एंड एक R के बाद S आता करके सचिंद्रनाथ सन्याल करके याद रखेंगे। काकोरी ट्रेन रॉबरी टू लूट दी, 1925 में काकोरी ट्रेन रॉबरी हुआ था जहाँ पे उन्होंने लूट किया था ब्रिटिश एम्पायर को। इट लेड टू दी डेथ सेंटेंस टू द बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, असफकुल्ला खान एंड रोशन सिंह, ठीक है। तो काकोरी रॉबरी में किन किन को डेथ सेंटेंस मिला था ये पता होना चाहिए। तो मैंने तो ऐसे याद रखा था कि काका बिस्मिल, काका से मिलना होगा लाहौर में, रोशन अशरफ करके याद रख सकते हैं। तो काका, फिर बिस्मिल, फिर लाहौरी, रोशन, असफ। तो अशरफ लड़की का नाम करके याद रख सकते हैं, एंड रोशन लड़का का नाम करके याद रख सकते हैं, एंड बिस्मिल से मिलना पड़ेगा काका बिस्मिल से मिलना पड़ेगा लाहौर में, रोशन असफ, ठीक है। काका बिस्मिल से मिलना पड़ेगा लाहौर में, रोशन असफ। तो काकोरी, देन राम प्रसाद बिस्मिल, फिर ये क्या था, राजेंद्र लाहिरी, असफकुल्ला खान एंड रोशन सिंह। इन सबको काकोरी ट्रेन रॉबरी दैट हैपेंड इन 1925, उस टाइम पे डेथ सेंटेंस दिया गया था ब्रिटिश एम्पायर को लूट करने के लिए। एंड देन लिटरेरी कंट्रीब्यूशन क्या था इनका, अंडर द पेन नेम राम। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने अपना पेन नेम राम के रूप में लिखा था, अज्ञात भी एंड बिस्मिल, विच ही यूज्ड इन उर्दू एंड हिंदी पोइट्री, मन की लहर कलेक्शन ऑफ दी पोएम्स। तो ये सारे कंट्रीब्यूशन थे। तो क्या क्या याद रखना है राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में, दैट ही वॉज एसोसिएटेड विद द आर्य समाज, दैट वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम दी सत्यार्थ प्रकाश बाय द स्वामी दयानंद सरस्वती। दैन मणिपुरी कंट्रोवर्सी, जहाँ पर गवर्नमेंट है उनके फंड्स को लूट करके उन्होंने फंड किया था मूवमेंट को। एंड देन फाउंड किया था मातृवेदी, तो मणिपुरी मातृवेदी, फिर मातृवेदी एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था, उसको फाउंड किया था गेंदालाल दीक्षित के साथ। फिर HRA 1924 को फाउंड किया था विथ JSA करके याद रख लेना, HRA JRS
जैसे जादू गोपाल, आर सी राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे सचिंद्र नाथ सन्याल। देन काकोरी ट्रेन रॉबरी में अलॉन्ग विथ अदर्स इनको भी डेथ सेंटेंस मिल गया था 1925 में। एंड देन लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था इनका, उन्होंने अंडर द पेन नेम राम, अज्ञात एंड बिस्मिल, इन सब नाम से हिंदी एंड उर्दू पोइट्री लिखा था, जैसे मन की लहर कलेक्शन ऑफ पोएम्स, ठीक। एंड देन पीस इंडेक्स, ये तो पता ही है कौन सा, एक इंटरनेशनल है ना, ग्लोबल पीस इंडेक्स है, वो पब्लिश किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर द इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस है, वो लेके आती है, एक नॉन पार्टिजन थिंक टैंक है। फिर वुमेन करियर एंड वुमेन केयर वर्क, जो वुमेन केयर वर्क है उसका डेटा है ये। तो होम मेकर्स एज नेशन बिल्डर्स, जो होम मेकर्स है वो भी नेशन बिल्डर्स ही है। इट नोटेड दैट द वुमेन्स अनपेड केयर गिविंग वर्क इज एस्टिमेटेड बिटवीन 15 to 17% ऑफ द इंडिया GDP। तो वुमेन जो केयर वर्क प्रोवाइड करती है ना, वो 15 से 17% है GDP का। तो ये हम ऐसे वगैरह में लिखना होगा तो लिख सकते हैं, एंड GS में तो लिख ही सकते हैं सोसाइटी सेक्शन में। देन सेमी वर्ड्स क्या होता है, हम लोग मेटावर्स ये सब पढ़ते रहते हैं, तो सेमी वर्ड्स उसी रिलेटेड होगा। तो अबाउट द सेमी वर्ड्स प्लेटफॉर्म, इट इज़ अ डिजिटल ट्विन बेस्ड सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन एंड ट्रेनिंग इकोसिस्टम। तो सेमी कंडक्टर यहाँ पर फैब्रिकेट भी किया जा रहा होगा, हमने पढ़ा भी था सेमी कंडक्टर का फैब्रिकेशन मेन इंडस्ट्री होता है ना सेमीकंडक्टर के वो में। उसके बाद तो शायद आगे का जो प्रोसेस, मतलब फैब्रिकेशन में बेसिकली सेमीकंडक्टर को बनाया जा रहा होता है, चिप जो बनाते हैं ना वो। एंड ट्रेनिंग इकोसिस्टम, वहीं पे ट्रेन करेंगे जहाँ पे बन रहा होगा, फैब्रिकेट हो रहा होगा, तो इसलिए इसको सेमी वर्ड्स बोल रहे हैं। डिजिटल ट्विन इज़ अ वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन होगा। अब वर्ड्स बोला है ना, जैसे मेटावर्स में वर्चुअल होता था, वैसे डिजिटल ट्विन में क्या हो रहा होगा, वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और सिस्टम का, दैट यूजेस रियल टाइम डेटा को वो यूज़ करेगा टू रिफ्लेक्ट इट्स रियल वर्ल्ड बिहेवियर, ताकि रियल वर्ल्ड बिहेवियर को हम लोग क्या कर सकें, रिफ्लेक्ट कर सकें। इट इज़ अ हाइब्रिड फिजिकल वर्चुअल वर्ल्ड, सेमी बोला ना, इसलिए क्या हो जाएगा, हाइब्रिड होगा फिजिकल वर्चुअल वर्ल्ड थ्रू विच स्टूडेंट्स कैन स्टडी सेमीकंडक्टर चिप स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं इन अ वर्चुअल एनवायरनमेंट में 3D। देन रिसर्चर्स स्टूडेंट्स एक्सेट्रा फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड कैन एक्सेस इक्विपमेंट एंड रन एक्सपेरिमेंट्स विदाउट फिजिकल प्रेजेंस, बिना फिजिकल प्रेजेंस के उस जगह पर रिसर्चर हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, वो सब अक्रॉस दी वर्ल्ड एक्सेस कर सकते हैं उन इक्विपमेंट को और एक्सपेरिमेंट को रन भी कर सकते हैं, राइट। एंड देन फार्मा बस बचा, एंड देन नेक्स्ट वाले को अगले दिन करेंगे। तो फार्मा का क्या है, फार्मास्यूटिकल्स से रिलेटेड एक अथॉरिटी है, दैट इज़ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। नाम में ही जिसके प्राइसिंग है तो प्राइस वगैरह को देखेगा ये, दैट इज इंडिपेंडेंट रेगुलेटर फॉर द ड्रग प्राइसिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी का, ऑब्जेक्टिव एक्सेसिबिलिटी का एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द मेडिसिन। ओरिजिन कहाँ से हुआ था, वाया द गवर्नमेंट का रिजोल्यूशन से। मिनिस्ट्री कौन सी होगी, केमिकल एंड फर्टिलाइजर की मिनिस्ट्री होगी, केमिकल है ना इसमें। तो केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर फंक्शन क्या करते हैं, फिक्स करती है, रिवाइज करती है प्राइसेस ऑफ द ड्रग्स in accordance with the provisions of the drugs, in accordance with the provisions of the drugs. Prices Control Order DPCO 2013, monitoring and availability and compliance of the controlled medicines in market, monitor करता है availability and compliance of the controlled medicines in the markets, monitoring and availability of the compliance of the controlled medicines in market, advising the government फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग, एडवाइस करता है गवर्नमेंट को फार्मास्यूटिकल की प्राइसिंग क्या होनी चाहिए इन सब पर, ठीक है।